ये मेरे जो एडिटर साहब है ना, ये ठीक नहीं है। इतनी अच्छी वीडियो बनाई मैंने, उसको डिलीट मार दिया उन्होंने, फिर बोलते दोबारा से कर। चल ठीक है। हेलो तो लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। लर्न विद गुरुजी। सो a good news for you, schools and colleges are opening, and please follow the instructions by given by the school or the college authorities, and be safe, be healthy. And now, by don't wasting the time, I'm coming back to the topic. That is, the topic is the aristocracy and the middle class. This is the topic. So first of all we will describe the meaning of aristocracy. हम aristocracy का meaning define करेंगे. aristocracy जो मतलब है वो है आपका हाई क्लास सोसाइटी. जैसे आप जानते हैं कि सोसाइटी को आज भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिचर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, पुअर सेक्शन. तो वो जो है वो आपका उसी तरह से सेम उस टाइम पर जो राजा होते थे या उनके जो वजीर होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, जो हायर पोस्ट पे होते थे, दोज आर नोन एज द एरिस्टोक्रेट्स. उनको जो था वो एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था. और दूसरी बात कि ये जो एरिस्टोक्रेट होते थे, दे आर सोशली एंड पॉलिटिकली वेरी पावरफुल. बहुत ज्यादा सोशली और पॉलिटिकली लोग पावरफुल होते थे. और उस टाइम पर यूरोप कॉन्टिनेंट में इनका बहुत दबदबा जो था वो हुआ करता था. दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स. ठीक है, दे आर वेरी मच यू कैन से अ डोमिनेंट क्लास सोसाइटी जो थी वो उस टाइम पर हुआ करती थी. और अब क्योंकि उस टाइम पे यूरोप जो था वो आपका छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइडेड होता था, तो किंगडम्स में डिवाइड होने की वजह से क्या होता था कि ये जो एरिस्टोक्रेट थे वो एक जैसे एरियाज में या एक एरियाज में नहीं रहते, क्योंकि कॉन्टिनेंट काफी बड़ा था तो एक एरियाज में नहीं रहते थे ये. तो पता कैसे लगता था कि कौन सी सोसाइटी जो है वो एरिस्टोक्रेट सोसाइटी है? तो उसको पता लगाने का सबसे सिंपल वे था, दे हैव अ कॉमन वे ऑफ लिविंग. उनका जो रहने सहने का तरीका होता था वो एक जैसा होता था. ठीक है, तो दैट इज अ कॉमन वे ऑफ लिविंग दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स. जो था ये जो कॉमन वे ऑफ लिविंग था, ये आपकी जो रहने का तरीका था उनका, उसको जो सोशल डिविजन्स थी उस टाइम पर, या जो उनके फिजिकल डिविजन्स थी, जो किंगडम्स की डिवीजन उस टाइम पे हुआ करती, उसको काट कर वो एक दूसरे के जो थे वो जान पहचान में आते थे. They owned estates in the countryside and also town houses. दूसरा क्या होता था? कॉमन वे ऑफ लिविंग होता था इनका. नंबर सेकेंड इज क्या होता था? नंबर सेकेंड, दे हैड स्टेट्स. स्टेट्स जानते हैं आप, इट सेज स्टेट्स इन कंट्रीसाइड. कंट्रीसाइड पे इनकी स्टेट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हुआ करते थे. ये आपको जो था वो पहले बताया था कि जैसे हमारे जो रिचर सेक्शन होती है उनके मेन जो सिटीज होती है उनमें भी घर होते हैं. जैसे हमारी कोई हाई क्लास सोसाइटी है, रिचर सेक्शन है, तो उसका जो है वो मुंबई में भी घर होगा, दिल्ली में भी घर होगा, चंडीगढ़ में भी घर होगा. तो इस तरह से जो है वो मेन सिटीज में. और उसके बाद जो है जैसे आपका मनाली जो है वो थोड़ा आउटर पड़ जाता है, तो या आपका डलहौजी आउटर पड़ जाता है, या श्रीनगर आज की डेट में जो है वो खुल गया है, तो वहां पे जो है वो उनके बड़े बड़े स्टेट्स जो थे वो हुआ करते थे. यही बात यहाँ पर भी लागू होती थी. They have the states in the countryside and the houses or mansions, कोठियां इसको बोलते हैं. They have their mansions in the towns or the cities. They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. अब तीसरा जो वे था, क्या करते थे लोग? कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे. ठीक है, डिप्लोमेसी के लिए, डिप्लोमेटिक तरीके से दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे. और जब भी कहीं किसी हाई क्लास सोसाइटी में बात करते थे तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही करते थे. ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका. देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज. फोर्थ क्या था? फोर्थ जो था वो ये था कि इनकी जो फैमिलीज होती थी
वो उनमें टाइप्स कैसे होते थे, तो उनमें जो टाइप्स होते थे, जैसे ये एक लैंड आपका, ये एक आपका ए पर्सन है, ये आपका एरिस्टोक्रेट है, और ये आपका एक बी पर्सन है, ये भी एरिस्टोक्रेट है। तो इनके बीच में जो थे वो फैमिली टाइप्स जो थे वो हुआ करते थे, और ये फैमिली टाइप्स जो थे वो कैसे हुआ करते थे, थ्रू मैरिजेस। अब इसका एक आपको करंट एग्जांपल देता हूं। हमारे जितने भी लीडर्स या पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जितने भी लीडर्स और पॉलिटिशियन, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, उनके बेटे बेटियों की मैरिज देखना कभी कभी कॉमन मैन से मैरिज हुई है उनकी, कभी कॉमन मैन से मैरिज नहीं होती उनकी। पॉलिटिशियन या लीडर्स के बेटे बेटियों की जो मैरिज होगी वो पॉलिटिशियन के बेटे बेटियों से ही होगी। तो दे ऑफन कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द मैरिज। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, ये जस्ट इज एन एग्जाम्पल है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो था वो मैरिज के थ्रू एक दूसरे से टाई अप वो करते थे। द पावरफुल एरिस्टोक्रेट वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन इनका जो नंबर था एरिस्टोक्रेट्स का, ये नंबर बहुत कम था। मतलब अगर हम टोटल पॉपुलेशन 1000 मान लें किसी एक किंगडम की, तो इस 1000 की पॉपुलेशन में इनका जो नंबर होगा वो सिर्फ 50 होगा। ओनली 58 पीपल्स आर एरिस्टोक्रेट्स। बहुत छोटा सा नंबर जो था वो हुआ करता था, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ peasantry to the west. The bulk of land was farmed by tenants and the small owners. अब अगर 50 इनकी पॉपुलेशन होती थी तो 950 लोग कौन होते थे? 950 जो थे ये पीजेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, टेनेंट्स हुआ करते थे। और जो वेस्टर्न यूरोपियन आपका, जो वेस्टर्न यूरोप है आपका, वेस्टर्न यूरोप मतलब ये वाली साइड, जो अटलांटिक ओशन की जो साइड है, उस साइड पर आपका जो था वो क्या होता था, उस साइड पे सारा का सारा एरिया जो था वो उसकी फार्मिंग, उसके ऊपर फार्मिंग की जाती थी। और फार्मिंग करने के बाद जो था वो होता था उसमें टेनेंट्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सारे जो थे वो फार्मिंग करते थे। अब इसमें आपके 3-4 वर्ड्स आते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट इज द टेनेंट्स, सेकेंड इज द पीजेंट्स, ये डिफरेंस आपको कोई नहीं बताएगा। थर्ड इज द फार्मर्स। अगर आप हिंदी में इनका सभी का मीनिंग ढूंढेंगे तो इन सभी का मतलब जो है वो फार्मर्स ही आता है, किसान ही आता है। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? टेनेंट्स आर दोज, टेनेंट्स वो लोग होते थे जो जमीन रेंट पर लेके जो थे उसके ऊपर फार्मिंग करते। जैसे मेरे पास जमीन है, ठीक है, और मैंने उसमें से एक हिस्सा किसी को दे दिया, उसने मेरे को बोला कि मैं आपको एक क्रॉप के बदले में 3000 रुपीज दूंगा और 2 क्रॉप्स के बदले में 6000 रुपीज दूंगा। आप मेरे को अपने 6000 के बदले में अपनी जमीन दे दीजिए, मैं 6000 के बदले में उसको जमीन दे दूंगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उसके बाद मैं उससे वो जमीन वापस ले लूंगा। तो दैट इज नोन एज द टेनेंट। उनको जो था वो टेनेंट्स कहा जाता था। नाउ मूविंग टू द सेकंड वर्ड, पीजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको हर बार कहीं ना कहीं तंग करेगा। पीजेंट्स जो थे, those people are known as a peasant which has a very small land for their self use, जिनके पास लैंड बहुत कम होती थी, अपने जो लैंड थी वो कम होती थी। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो है वो आपको पता है कि फार्मर्स उनको माना जाता है जो आपके जिनकी लैंड 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, ठीक है, जिनके पास लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है वो आपके पीजेंट्स नहीं माने जाते। वो जो जिनकी लैंड आज की डेट में 2 हेक्टेयर से कम है, दोज आर नोन एज द पीजेंट्स। और जिनकी लैंड आज की करंट की अगर मैं बात करूं और जिनकी लैंड 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, दोज आर नोन एज द फार्मर्स। तो बस यही बात उस टाइम पर भी वो करती थी। While in the eastern and the central Europe, the pattern of land holdings was characterized by vast estates which were cultivated by the serfs. वेस्टर्न यूरोप का ही बता दिया मैंने आपको। अब आ जाते हैं ईस्टर्न यूरोप में, जो आपकी रशिया वाली साइड को, या फिर सेंट्रल यूरोप में। इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे,
फार्म्स का साइज बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, और फार्म्स का साइज बड़ा होने के बाद क्या था कि इनके ऊपर जो फार्मिंग करते थे वो सर्व्स करते थे, SERFS, सर्व्स करते थे। सर्फडम बताया था आपको, इसने जो था वो हटा दिया था। सर्फडम होता है बेगार, जो बेगार करते थे लोग, उनको जो थे वो करते थे इसके ऊपर। सर्व्स का आपको बता दिया। नाउ इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल वेस्टर्न and parts of the Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes. अब यूरोप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपका यूरोप है, सपोज कर लीजिए ये आ गया आपका वेस्टर्न, ये आ गया आपका ईस्टर्न, और ये आ गया आपका सेंट्रल। और मैंने आपको तीनों पार्ट्स को डिवाइड कर दिया कि क्या होता था। ये हिस्सा जो था दिस एरिया वास्टली, इसमें पॉपुलेशन कम होती थी। वास्टली जो था ये एरिया जो था, जो वेस्टर्न पार्ट था आपका, ये आपका जो था मोस्टली इसके ऊपर फार्मिंग जो थी वो की जाती थी। यहाँ पे फार्मिंग जो थी वो टेनेंट्स, पीजेंट्स और फार्मर्स के द्वारा की जाती थी। ये और ये जो था सेंट्रल और ईस्टर्न जो था, इसमें बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, और उनको जो था जो सर्व्स होते थे, जो बेगारी करते थे, वो लोग इसके ऊपर जो थी वो फार्मिंग करते थे। ये आपका जो था वो था। नाउ मूविंग टू अगेन विद दिस वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट। अब इसमें क्या हुआ कि इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट, इस एरिया में आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिख दूंगा, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, मतलब हम इस सेंट्रल का ये पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट मान लेते हैं। इसमें जो थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो होने लगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी मतलब उद्योग धंधे जो थे वो लगना शुरू हो गए, एक इस एरिया में और एक इस एरिया में। एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, तो इसकी वजह से इन एरियाज में आपके क्या बनने शुरू हो गए, टाउन्स जो थे वो बनने शुरू हुए, ठीक है। अब दो वर्ड्स आते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुन लेना, टाउन्स एंड सिटीज। सिटीज की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है, टाउन्स की जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल धर्मशाला या शिमला क्या है, सिटी है टाउन है, शिमला इज अ टाउन, चंडीगढ़ इज अ सिटी। शिमला इज अ टाउन, चंडीगढ़ इज अ सिटी। तो ये डिफरेंस है, टाउन की पॉपुलेशन कम होती है, सिटीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो इस एरिया में जो टाउन थे वो आपके डेवलप होना शुरू हो गए, और इसकी वजह से जो थी वो जब ये टाउन इमर्ज होना शुरू हुए, टाउन बनना शुरू हुए, तो उसकी वजह से आपकी एक और तबका जो था वो बनना शुरू हुआ, और उसको बोलते थे हम कमर्शियल क्लास। अब ये कमर्शियल क्लास क्या होती थी, कमर्शियल क्लास थी जो पूरी तरह से आपकी इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी, ठीक है। ये जो आपकी कमर्शियल क्लास थी ये पूरी तरह से आपकी इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर जो थी वो डिपेंड करती थी, ठीक है। चाहे वो आपकी मार्केट के बेस पर हो, चाहे वो, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो मार्केट के लिए होती थी, तो ये पूरी तरह से कमर्शियल क्लास जो थी वो इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे बेस्ड होती थी। इंडस्ट्रीज बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन था वो कौन सा था वर्ल्ड का, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन था वो था आपका ये, ध्यान से याद रखना इसको, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इंग्लैंड इज द फर्स्ट कंट्री विच गॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड इन यूरोप, और इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी आपकी राउंड अबाउट 1750। आपकी बुक में एक्यूरेट नहीं दिया गया, आपका लिखा है, बुक में लिखा गया है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ मीन्स 1750 के बाद का जो टाइम पीरियड था, आफ्टर 50 years।
और 18th सेंचुरी ये लिखा गया है, 18th सेंचुरी ये लिखा गया है। तो ये 18 मींस जो ईयर था वो 1700 का था, तो इसलिए मैंने ये टाइम पीरियड निकाला है। ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो आपका इंग्लैंड था, और किसके बाद 1750 के बाद ये जो है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। But in France and parts of German state, it occurred only during the 19th century. इंग्लैंड के बाद जो दूसरे स्टेट्स आपके इंडस्ट्रियलाइज हुए वो थे आपके फ्रांस, और उसके बाद था आपका जर्मनी। और पर इनमें जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो 1800 के बाद स्टार्ट हुई, मतलब 50 सालों के बाद स्टार्ट हुई। ठीक हो गया। In its wake, new social group came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals। ठीक है जी। तो इन सभी की वजह से ये जो पूरा का पूरा हुआ, इन सभी की वजह से एक क्लास और डेवलप हुई सोसाइटी में, एंड दैट इज नोन एज द मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे? इस मिडिल क्लास में आपके जो थे वो आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके बाद आते थे आपके बिजनेसमैन, और फिर आते थे आपके प्रोफेशनल्स। ये सारे के सारे लोग जो थे वो आपके इस मिडिल क्लास में आते थे, और ये मिडिल क्लास जो थी वो आपकी वजह उसकी बनने की मेन वजह क्या थी? ये आईपी का मतलब बता दिया आपको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपकी जो थी वो मिडिल क्लास बनी, और मिडिल क्लास में ये सारे के सारे लोग शामिल होते थे। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, these groups were smaller in number till late 19th century. In eastern and central Europe, इसमें और इसमें इस मिडिल क्लास का जो नंबर था वो बहुत कम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां मान ले कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो पॉपुलेशन थी वो 10,000 पर्सन की थी, उस टाइम पर 10,000 पॉपुलेशन थी, तो इस 10,000 में से इनकी जो पॉपुलेशन थी मिडिल क्लास की वो आप 1,000 मान सकते। सिर्फ ये नंबर, मतलब 10% इनका नंबर जो था वो हुआ करता था। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। It was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है ये, एक बार फिर सुन लीजिए। It was among the educated liberal middle class, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, educated liberal मिडिल क्लास, मतलब ये जो ग्रुप था ये क्या था? एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा ग्रुप था। ये लिबरल्स थे, दीज आर लिबरल्स। क्या होते हैं लिबरल्स? लिबरल्स मींस दोज हु वांट टू चेंज द सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते, दोज हु वांट टू चेंज द सोसाइटी, दोज आर नोन एज द लिबरल्स। और मिडिल क्लास आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी। तो दीज पीपल आर एजुकेटेड लिबरल क्लास, मिडिल क्लास। उसमें क्या था? क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द, इसमें जो था वो आपका नेशनल यूनिटी का आइडिया सबसे पहले आया था। ठीक है, नेशनल यूनिटी का आइडिया सबसे पहले आया था। एंड the abolition of aristocratic privileges gained popularity, and abolition of aristocratic privileges, aristocratic privileges means the privileges based on the birth, the privileges, the rights based on the birth। जैसे राजा का बेटा राजा, ये मैंने पहले बताया था आपको,
तो राजा जो आपके बर्थ के बेस पर जो राइट्स होते थे उनको खत्म करने की बात भी इसी एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास ने की थी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये हम थोड़ी अभी